नमस्कार। आज हम सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्दों पर बात करेंगे। हर शब्द को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक और जो भी ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी और अच्छी हो सके। नमस्ते। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा फोकस रहेगा कुछ करीब 33 महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों पर और उनके सिनोनिम्स को अच्छे से समझने पर। हम हर शब्द का सिंपल इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, हिंदी अर्थ और फिर उसको वाक्यों में कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। कोशिश ये है कि रटना ना पड़े, बल्कि आप शब्द का जो भाव है ना, उसे पकड़ पाएं। बढ़िया, तो फिर शुरू करते। पहला शब्द है zealous और इसका सिनोनिम दिया है enthusiastic। सुनने में तो काफी जोश वाला शब्द लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जेलस का हिंदी अर्थ होता है उत्साही। अंग्रेजी में अगर देखें तो शोइंग स्ट्रॉन्ग पैशन, ईगरनेस और डेडिकेशन। मतलब किसी काम के प्रति ना एक गहरा उत्साह दिखाना, लगन दिखाना या समर्पण। अच्छा। जैसे कोई परीक्षा पास करने के लिए बहुत जीलस है, तो मतलब वो पूरे जोश से, पूरे समर्पण से लगा हुआ है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक तरह की खुशी नहीं है, बल्कि किसी काम के लिए एक जुनून, एक लगन है। यहाँ स्रोत में पैशनेट, फर्वेंट, आर्डेंट जैसे शब्द भी दिए हैं। क्या ये सब एकदम एक जैसे ही हैं या कुछ फर्क है इनमें? देखिए, हैं तो ये सब उत्साह दिखाने वाले ही, हम्म। पर थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं। हम्म। जैसे पैशनेट में दिल से जुड़ा होता है ना? हाँ। फर्वेंट में अक्सर एक तेजी, एक आग सी होती है। हाँ। आर्डेंट भी वैसी ही तेज इच्छा दिखाता है। पर हाँ, आमतौर पर परीक्षाओं के लिहाज से जीलस और एंथुजियास्टिक को समानार्थी मान लिया जाता है। समझ गई, ये छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, फीबल, और इसका सिनोनिम है वीक। जी। फीबल हम्म। हिंदी में कहते हैं कमजोर। हाँ। इंग्लिश में मतलब हुआ लैकिंग स्ट्रेंथ, एनर्जी और इफेक्टिवनेस। मतलब? ताकत की कमी होना, ऊर्जा की या फिर किसी चीज के असर की कमी। हम्म। ये शारीरिक कमजोरी के लिए हो सकता है, जैसे बीमारी के बाद कोई कमजोर महसूस करे। ही फेल्ट फीबल आफ्टर द इलनेस। अच्छा। और हाँ, ये किसी तर्क या बहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे अ फीबल आर्ग्यूमेंट, मतलब एक कमजोर सी दलील, या अ फीबल एक्सक्यूज, एक बेअसर बहाना। हाँ, ये फीबल आर्ग्यूमेंट तो सुना है। स्रोत में फ्रेल, फ्रैजाइल, डेलिकेट भी हैं। ये भी कमजोरी ही दिखाते हैं। जी, दिखाते हैं, पर थोड़े अलग अंदाज में। फ्रेल अक्सर शारीरिक दुर्बलता बताता है, खासकर बुढ़ापे या बीमारी वाली। फ्राजाइल मतलब नाजुक, जो आसानी से टूट जाए, है ना, जैसे कांच। और डेलिकेट भी नाजुक या कोमल होता है। फीबल का जोर ज्यादातर ताकत या असर की कमी पर रहता है। स्पष्ट है। तीसरा शब्द है रेडी और सिनोनिम है प्रिपेयर। ये तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ, ये आसान है। रेडी का हिंदी अर्थ है तैयार। अंग्रेजी में इन अ स्टेट ऑफ प्रेपरेशन और विलिंगनेस, मतलब किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार होना या इच्छुक होना। जैसे द मील इज रेडी, खाना तैयार है। जी। या आर यू रेडी टू लीव, क्या आप चलने को तैयार हैं। हाँ। प्रिपेयर जो है वो एक क्रिया है, मतलब तैयार करना, जबकि रेडी एक विशेषण है जो तैयार होने की स्थिति बताता है। स्रोत में शायद इन्हें इसलिए सिनोनिम बताया है क्योंकि दोनों तैयारी से जुड़े हैं। हाँ। अच्छा, तो प्रिपेयर हुआ वो काम करना और रेडी हुआ वो स्थिति। इसके दूसरे सिनोनिम्स जैसे प्रिपेयर्ड, इक्विप्ड, प्रॉम्प्ट, ये भी तैयारी वाली स्थिति ही दिखाते हैं। सही कहा। प्रिपेयर्ड मतलब जिसे तैयार किया गया हो। इक्विप्ड मतलब साजो सामान से लैस, पूरी तरह तैयार। और प्रॉम्प्ट मतलब तत्पर, जो तुरंत एक्शन ले। ठीक है। चौथा शब्द हॉस्टाइल, और सिनोनिम है अनफ्रेंडली। ये शब्द तो थोड़ा नकारात्मक है। हाँ है। हॉस्टाइल का हिंदी अर्थ है अमित्रतापूर्ण, हाँ। या कह लीजिए शत्रुतापूर्ण। हाँ। अंग्रेजी में शोइंग ऑपोजिशन और अग्रेशन, मतलब विरोध दिखाना या आक्रामकता। जब किसी का रवैया दोस्ती वाला ना हो, दुश्मनी भरा हो, तो उसे हॉस्टाइल कहते हैं। हाँ। जैसे देशों के बीच हो सकता है, बिल्कुल, व्यक्तियों के बीच, समूहों या देशों के बीच। जैसे द क्राउड बिकेम हॉस्टाइल, भीड़ उग्र हो गई। मतलब जहां दोस्ती ना हो, तनाव या दुश्मनी जैसा माहौल हो। एग्रेसिव, एंटेगोनिस्टिक, बिटर, ये भी इसी तरह के भाव देते हैं। जी, अग्रेसिव मतलब आक्रामक, जो हमला करने को उतारू लगे। एंटागनिस्टिक मतलब विरोधी, जो सक्रिय रूप से विरोध करे। और बिटर मतलब कटु, जिसमें कड़वाहट हो, नाराजगी हो
ये सब हॉस्टाइल के ही अलग अलग पहलू दिखाते हैं। समझ गई। अब पांचवा शब्द है इंसिडियस और सिनोनिम दिया है हार्मफुल। इंसिडियस सुनने में थोड़ा छुपा हुआ सा लगता है ये शब्द। हाँ, ये शब्द थोड़ा क्या कहते हैं, ट्रिकी है। इंसीडियस का हिंदी अर्थ वैसे तो धोखेबाज या कपटी दिया है, पर इसका मेन भाव है हार्मफुल इन अ ग्रेजुअल और डिसेप्टिव वे। मतलब ऐसी चीज जो धीरे धीरे और छुपे तरीके से नुकसान पहुंचाए। अच्छा। ये उन चीजों के लिए आता है जो शुरू में खतरनाक नहीं लगती, पर वक्त के साथ चुपके से बड़ा नुकसान कर देती हैं। जैसे कोई बीमारी हो सकती है जो धीरे धीरे बढ़ती है, एन इंसीडियस डिजीज, या कोई ऐसी योजना जो ऊपर से ठीक लगे पर असल में नुकसानदेह हो। ओह, तो ये सिर्फ हार्मफुल से ज्यादा गहरा है। हार्मफुल तो कोई भी नुकसानदायक चीज हो सकती है, पर इंसीडियस में वो धीरे धीरे और धोखे से नुकसान पहुंचाने वाला भाव है। इसके दूसरे सिनोनिम्स जैसे डिसेप्टिव, ट्रेचरस, स्लाई, ये भी इसी धोखे की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डिसेप्टिव मतलब भ्रामक, ट्रेचरस मतलब विश्वासघाती, और स्लाई मतलब चालाक या कपटी। ये सब इंसीडियस के उस धोखे वाले एस्पेक्ट से मिलते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी था। अगला शब्द है अबाउंड और सिनोनिम है फ्लरिश। अबाउंड, इसका हिंदी मतलब है भरपूर होना या प्रचुर मात्रा में होना। अंग्रेजी में टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और क्वांटिटीज, मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में होना। जैसे अपॉर्चुनिटीज अबाउंड फॉर स्किल्ड वर्कर्स, मतलब जो कुशल लोग हैं उनके लिए मौके भरपूर हैं। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, कामयाब होना या अच्छी तरह बढ़ना। तो दोनों में बढ़ोतरी और प्रचुरता का भाव है। तो जहां कोई चीज खूब फल फूल रही हो या बहुत ज्यादा हो। ओवरफ्लो, प्रोलिफरेट, टीम, ये भी इसी मतलब के आसपास है। जी हाँ, ओवरफ्लो मतलब उमड़ पड़ना, जरूरत से ज्यादा हो जाना। प्रोलिफरेट मतलब संख्या में तेजी से बढ़ना, फैल जाना। और टीम मतलब किसी जगह का किसी चीज से ठसाठस भरा होना। जैसे द रिवर टीम्स विथ फिश, मतलब नदी मछलियों से भरी पड़ी है। ठीक है। सातवां शब्द है परूज। सिनोनिम है चेक। मुझे तो लगता था परूज का मतलब बस पढ़ना होता है। हाँ, ये आम धारणा है, पर परूस का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि ध्यान से पढ़ना है। अंग्रेजी में टू रीड केयरफुली और एग्जामिन थरली, मतलब किसी चीज को बहुत ध्यान से और विस्तार से पढ़ना या जांचना। अच्छा। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो या रिपोर्ट, उसे गौर से पढ़ना। चेक का मतलब तो सिर्फ जांचना हुआ, जो परूस के थरली वाले भाव को पूरी तरह नहीं दिखाता। हालांकि ये बात सही है कि आजकल आम बोलचाल में लोग कभी-कभी परूस को सरसरी तौर पर देखने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इसका सही स्टैंडर्ड मतलब ध्यान से पढ़ना ही है। हाँ, ये तो गलती हो सकती है। फिर परीक्षा के लिए ध्यान रखना होगा कि परूस मतलब केयरफुल रीडिंग है। एग्जामिन, इंस्पेक्ट, रिव्यू जैसे शब्द ज्यादा सही लग रहे हैं इसके लिए। सही कहा आपने। एग्जामिन मतलब जांचना, इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, और रिव्यू मतलब पुनरीक्षण करना। ये सब ध्यान से देखने या पढ़ने का ही अर्थ देते हैं। अगला 8वां शब्द मैचिंग। सिनोनिम रिजेंबलिंग। ये जोड़ी तो काफी मिलती जुलती है। हाँ, ये काफी करीब है। मैचिंग का हिंदी अर्थ है समान होना या मेल खाना। अंग्रेजी में बीइंग सिमिलर और कॉरेस्पॉन्डिंग इन अपीयरेंस, कैरेक्टर और क्वालिटी, मतलब दिखने में या गुण में समान होना। जैसे मैचिंग आउटफिट्स, एक जैसे कपड़े। रिजेंबलिंग का मतलब भी होता है जैसा दिखना या समान लगना। बिल्कुल। सिमिलर, अलाइक, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये शब्द भी इसी समानता को दिखाते हैं। चलिए 9वें शब्द पर आते हैं, वेन, और सिनोनिम है यूजलेस। वेन, देखिए इसका एक मतलब तो होता है घमंडी, लेकिन यहां यूजलेस के संदर्भ में इसका हिंदी अर्थ है बेकार या व्यर्थ। अंग्रेजी में हैविंग नो रियल वैल्यू, रिजल्ट और सक्सेस, मतलब जिसका कोई असली उपयोग ना हो, कोई नतीजा ना निकले या कोई महत्व ना हो। जैसे देयर एफर्ट्स वर इन वेन, उनकी कोशिशें बेकार गईं। अच्छा, तो वेन अटेम्प्ट मतलब ऐसी कोशिश जिसका कोई फायदा ना हुआ हो। फ्यूटाइल, वर्थलेस, पॉइंटलेस, ये भी यही मतलब देते हैं। एकदम सही। फ्यूटाइल मतलब निष्फल, वर्थलेस मतलब बेकार, जिसका कोई मूल्य ना हो, और पॉइंटलेस मतलब निरर्थक, बेमतलब। 10वां शब्द है कंसेंट। सिनोनिम असेंट। ये दोनों सहमति जैसे लग रहे हैं। जी हाँ, कंसेंट का हिंदी अर्थ है सहमति या अनुमति। अंग्रेजी में परमिशन और अग्रीमेंट टू डू समथिंग, मतलब किसी काम के लिए हाँ कहना, अनुमति देना। अक्सर ये फॉर्मल सहमति के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पेरेंटल कंसेंट, माता पिता की सहमति, या इन्फॉर्म्ड कंसेंट।
असेंट का मतलब भी सहमति या स्वीकृति होता है, अक्सर किसी प्रस्ताव या विचार के लिए। दोनों में हाँ कहने का भाव है। अप्रूवल, अग्रीमेंट, परमिशन, ये भी इसी तरह के शब्द हुए। अब 11वें शब्द पर आते हैं, विजिलेंट। सिनोनिम कॉशियस। विजिलेंट हिंदी में कहते हैं सतर्क या चौकस। अंग्रेजी में बीइंग अलर्ट टू डेंजर और ट्रबल, मतलब खतरे या किसी गड़बड़ के प्रति जागरूक रहना। जो व्यक्ति हमेशा सावधान रहे, चौकन्ना रहे, उसे विजिलेंट कहते हैं। जैसे कोई गार्ड? हाँ बिल्कुल, जैसे सुरक्षा गार्ड या सैनिक या फिर परीक्षा हॉल में जो टीचर होते हैं, उन्हें विजिलेंट रहना पड़ता है। कॉशियस का मतलब भी सावधान होता है, पर विजिलेंट में ना वो लगातार चौकस रहने का भाव ज्यादा मजबूत है। अच्छा, तो कॉशियस मतलब सामान्य सावधानी और विजिलेंट मतलब किसी खतरे की आशंका में ज्यादा चौकन्ना रहना। वॉचफुल, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट, ये भी इसी सतर्कता को दिखाते हैं। बिल्कुल, ये सभी शब्द ध्यान और सावधानी से जुड़े हैं। 12वां शब्द है इंट्रीगिंग। सिनोनिम इंटरेस्टिंग। इंट्रीगिंग सुनने में ज्यादा आकर्षक लगता है। हाँ है भी, इसमें इंटरेस्टिंग से ज्यादा कुछ है। इंट्रीगिंग का हिंदी अर्थ है लुभावना या दिलचस्प। अंग्रेजी में वेरी फैसिनेटिंग और केपेबल ऑफ अराउजिंग क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत दिलचस्प या ऐसा जो जिज्ञासा जगाए। कोई ऐसी चीज जो न सिर्फ रोचक हो, बल्कि जिसके बारे में और जानने की तेज इच्छा हो, उसे इंट्रीगिंग कहते हैं। जैसे कोई रहस्यमयी कहानी हो या कोई अनोखी खोज, वो इंट्रीगिंग हो सकती है। तो जो दिमाग को थोड़ा उलझाए और उत्सुकता पैदा करे। फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, एंगेजिंग, ये शब्द भी इसी तरह के आकर्षण को दिखाते हैं। सही, ये सभी किसी चीज के ध्यान खींचने वाले गुण को बताते हैं। 13वां शब्द है वर्बोस। सिनोनिम टॉकेटिव। क्या ये सिर्फ बातूनी होना है? वर्बोस सिर्फ बातूनी होना नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना है। हिंदी में कह सकते हैं बातूनी या फिर शब्दांडंबरपूर्ण। अंग्रेजी में यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, ओवरली वर्डी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम शब्दों में कही जा सकने वाली बात को भी बहुत लंबा खींचे, या ऐसी लिखाई जिसमें फालतू के शब्द भरे हों। अच्छा। टॉकेटिव का मतलब है जो बहुत बोलता है, पर वो बोस में वो अनावश्यक विस्तार का भाव ज्यादा है। जैसे परीक्षा में उत्तर लिखते समय वो बोस होने से बचना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखना बेहतर है। हाँ, ये तो जरूरी टिप है। मतलब संक्षेप में बात न कहना। गैरिल्यूअस, लोक्वेशियस, वर्डी, ये भी इसी तरह जरूरत से ज्यादा बोलने या लिखने वाले हुए। जी हाँ, ये सभी शब्द ज्यादा बोलने या लिखने से संबंधित हैं। 14वां शब्द है एक्सप्लेन। सिनोनिम इलैबोरेट। ये तो हम अभी कर ही रहे हैं। बिल्कुल, एक्सप्लेन का हिंदी अर्थ है व्याख्या करना या समझाना। अंग्रेजी में टू मेक समथिंग क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को साफ करना, समझने में आसान बनाना। इलैबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना, किसी चीज पर और जानकारी देना। तो एक्सप्लेन का फोकस स्पष्ट करने पर है। हाँ, और इलैबोरेट का विस्तार पर अक्सर समझाने के लिए विस्तार देना पड़ता है, इसलिए ये समानार्थी माने जाते हैं। यानी एक्सप्लेन मतलब क्या और इलैबोरेट मतलब थोड़ा और बताओ इसके बारे में। क्लैरिफाई, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, ये भी समझाने से ही जुड़े हैं। सही। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, इलस्ट्रेट मतलब उदाहरण देकर समझाना, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। ये सब किसी विचार को समझने में मदद करते हैं। कॉन्सिक्वेंस, सिनोनिम आउटकम, ये नतीजा या परिणाम की बात हो रही है। हाँ, कॉन्सिक्वेंस का हिंदी अर्थ है परिणाम या नतीजा। अंग्रेजी में द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और कंडीशन, मतलब किसी काम या स्थिति का जो नतीजा निकलता है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। जैसे हार्ड वर्क लीड्स टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मेहनत के अच्छे परिणाम होते हैं। या फिर इग्नोरिंग वार्निंग्स कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, चेतावनियों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आउटकम भी नतीजा या परिणाम होता है, अक्सर किसी प्रोसेस या घटना के आखिर में जो होता है। तो हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। रिजल्ट, इफेक्ट, आफ्टरमैथ, ये भी इसी भाव को दिखाते हैं। जी, रिजल्ट मतलब परिणाम, इफेक्ट मतलब प्रभाव, और आफ्टरमैथ अक्सर किसी बुरी घटना के बाद के परिणाम के लिए इस्तेमाल होता है। ये सभी किसी कारण के बाद होने वाले असर या नतीजे से जुड़े हैं। 16वां शब्द है अनबायस्ड, सिनोनिम ऑब्जेक्टिव। ये निष्पक्षता की बात है। बिल्कुल। अनबायस्ड का हिंदी अर्थ है निष्पक्ष। अंग्रेजी में नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस, मतलब अपनी भावनाओं या विचारों से प्रभावित ना होना। जो व्यक्ति या निर्णय पक्षपात पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो, उसे अनबायस्ड कहते हैं। जैसे एक जज को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जज से या पत्रकार से अनबायस्ड होने की उम्मीद की जाती है।
ऑब्जेक्टिव का भी यही मतलब है, वस्तुनिष्ठ यानी तथ्यों पर आधारित, अपनी पसंद नापसंद से परे। यानी अपनी भावनाओं को फैसले पर हावी न होने देना। न्यूट्रल, फेयर, इम्पार्शियल, ये भी इसी निष्पक्षता के लिए हैं। हाँ, न्यूट्रल मतलब तटस्थ, फेयर मतलब न्यायपूर्ण, इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। ये सभी शब्द पक्षपात रहित होने का संकेत देते हैं। डिग्रेडेशन, सिनोनिम डीजेनरेशन, ये कुछ गिरावट या पतन जैसा लग रहा है। सही है। डिग्रेडेशन का हिंदी अर्थ है पतन या गिरावट। अंग्रेजी में द प्रोसेस ऑफ समथिंग बीइंग रिड्यूस्ड इन क्वालिटी, स्टेटस और कंडीशन, मतलब किसी चीज के गुण में या स्तर में या स्थिति में गिरावट आना। ये नैतिक पतन हो सकता है, मॉरल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का क्षरण, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या किसी की सामाजिक स्थिति में गिरावट। डीजनरेशन का मतलब भी क्षय या पतन होता है, अक्सर शारीरिक या नैतिक गिरावट के लिए। मतलब किसी चीज का स्तर नीचे जाना, डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन, ये भी इसी तरह की गिरावट दिखाते हैं। स्रोत में ह्यूमिलिएशन यानी अपमान भी दिया है, क्या वो भी जुड़ा है? देखिए, ह्यूमिलिएशन सीधे तौर पर सिनोनिम तो नहीं है, पर हाँ, किसी को अपमानित करने से उसकी स्थिति या सम्मान में गिरावट आती है, शायद इस तरह से जोड़ा गया हो। पर डिग्रेडेशन और डीजेनरेशन का मुख्य मतलब गुणवत्ता या स्थिति का गिरना ही होता है। समझ गई। 18वां शब्द है सर्टन, सिनोनिम डेफिनेट, ये तो पक्का होने की बात है। हाँ, सर्टेन का हिंदी अर्थ है निश्चित। अंग्रेजी में नोन फॉर श्योर, हैविंग नो डाउट्स, मतलब जिसके बारे में कोई शक ना हो, जो पक्का हो। जैसे पूछते हैं ना, आर यू सर्टन अबाउट दिस, क्या तुम इस बारे में पक्के हो। डेफिनेट का मतलब भी निश्चित या स्पष्ट होता है, जैसे वी नीड ए डेफिनेट आंसर, हमें एक पक्का जवाब चाहिए। तो जब कोई चीज तय हो, उसमें कोई शक शुबा ना हो, श्योर, पॉजिटिव, एब्सोल्यूट, ये भी इसी निश्चितता को दर्शाते हैं। जी, श्योर मतलब पक्का, पॉजिटिव मतलब यहाँ निश्चित के अर्थ में है, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण या अटल। ये सभी शब्द संदेह की गुंजाइश न होने का भाव देते हैं। बेनेवलेंट, सिनोनिम जेनरस, ये कुछ दयालुता और उदारता जैसा है। बिल्कुल। बेनेवोलेंट का हिंदी अर्थ है परोपकारी या दयालु। अंग्रेजी में वेल मीनिंग एंड काइंड, मतलब अच्छी नीयत वाला और दयालु, जो दूसरों का भला चाहे। अक्सर इसे शासकों या संस्थाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ बेनेवोलेंट किंग या अ बेनेवोलेंट फंड। जनरस का मतलब होता है उदार या दानशील, जो कि अक्सर बेनेवोलेंट होने का एक तरीका है, एक प्रकाश है। तो बेनेवलेंट हुआ भला चाहने वाला गुण, और जेनरस उसका एक रूप हो गया, जैसे दान देना या उदार होना। काइंड, चैरिटेबल, एल्ट्रुइस्टिक, ये भी इसी तरह के अच्छे गुण हैं। सही कहा आपने। काइंड मतलब दयालु, चैरिटेबल मतलब दानशील, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, जो दूसरों के हित के लिए काम करे। ये सभी सकारात्मक मानवीय गुण हैं। 20वां शब्द है ईगर, सिनोनिम कीन, ये उत्सुकता से जुड़ा लगता है। हाँ, ईगर का हिंदी अर्थ है उत्सुक। अंग्रेजी में स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव समथिंग, मतलब कुछ करने या पाने की तेज इच्छा रखना। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और उसे जल्दी करना या पाना चाहते हैं, तो आप ईगर होते हैं। जैसे बच्चे होते हैं तोहफे खोलने के लिए। हाँ, बिल्कुल। द चिल्ड्रन वर ईगर टू ओपन देयर प्रेजेंट्स। कीन का मतलब भी तीव्र इच्छा या उत्सुकता होता है, खासकर कुछ करने या सीखने के लिए। तो ये पहले वाले शब्द जीलस से कैसे अलग हुआ? उसमें भी तो उत्साह था। अच्छा पॉइंट है। देखिए, ईगर में मुख्य रूप से इच्छा और उत्साह है, जबकि जीलस में उस इच्छा के साथ साथ गहरा समर्पण और लगन भी शामिल है। जैसा हमने बात की थी। हाँ, कीन भी ईगर जैसा ही है, पर कभी-कभी इसमें थोड़ी बौद्धिक उत्सुकता का भाव ज्यादा होता है। स्रोत में एंग्शियस, एक्साइटेड, जीलस भी सिनोनिम्स दिए हैं। एंग्शियस में थोड़ी चिंता या बेचैनी भी मिली हो सकती है। हाँ, एक्साइटेड तो सीधा उत्साह है। हाँ। और जीलस वो समर्पण वाला उत्साह। ये बारीकियां समझना सच में जरूरी है। 21वां शब्द है टीडियस, सिनोनिम टायरसम, ये कुछ उबाऊपन की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, टीडियस का हिंदी अर्थ है थकाने वाला या उबाऊ। अंग्रेजी में समथिंग बोरिंग, रिपेटिटिव और एग्जॉस्टिंग, मतलब कोई ऐसा काम जो लंबा हो, नीरस हो, बार बार वही करना पड़े और थका दे। जैसे लंबे लंबे फॉर्म भरना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण। फिलिंग आउट लॉन्ग फॉर्म्स कैन बी टीडियस। टायरसम का मतलब भी थका देने वाला होता है, जो अक्सर बोरियत की वजह से ही होता है। तो जो काम मन न लगने की वजह से थका दे, बोरिंग, मोनोटोनस, ड्रियरी,
ये भी इसी नीरसता और थकाऊपन के लिए है। जी, बोरिंग मतलब नीरस, मोनोटोनस मतलब एक रस जिसमें कोई बदलाव ना हो, बिल्कुल एक जैसा चलता रहे, और ड्रेरी मतलब उबाऊ और थोड़ा निराशाजनक भी। ये सभी शब्द ऐसे कामों या स्थितियों के लिए हैं जिनमें मजा नहीं आता। 22वां शब्द है वेंडेटा, सिनोनिम डिसएग्रीमेंट। लेकिन वेंडेटा तो काफी गंभीर शब्द लगता है, सिर्फ डिसएग्रीमेंट यानी असहमति है ज्यादा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। स्रोत में डिसएग्रीमेंट दिया है, जो बहुत ही हल्का शब्द है इसके लिए। वेंडेटा का असली मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ऑफन इन्वॉल्विंग रिवेंज, मतलब लंबे समय तक चलने वाला झगड़ा या बदला लेने की भावना। अक्सर दो परिवारों या गुटों के बीच की खानदानी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, फिल्मों में दिखाते हैं। जी, माफिया वेंडेटा वगैरह। तो डिसएग्रीमेंट इसका सही सिनोनिम बिल्कुल नहीं है। फ्यूड, वैर, रिवेंज प्रतिशोध, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष इसके ज्यादा करीब हैं। ये ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ हो सकती है। वेंडेटा मतलब गहरी दुश्मनी, सिर्फ मतभेद नहीं। निश्चित रूप से। इनक्रेडिबल, सिनोनिम अनबिलीवेबल, यानी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। सही। इनक्रेडिबल का हिंदी अर्थ है अविश्वसनीय। अंग्रेजी में हार्ड टू बिलीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब या तो इतना अच्छा या इतना बुरा या इतना बड़ा कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो, अद्भुत या असाधारण। जैसे कोई शानदार नजारा हो। हाँ, द व्यू वॉज इनक्रेडिबल, या फिर कोई कहानी हो, ही टोल्ड एन इनक्रेडिबल स्टोरी। अनबिलीवेबल का भी यही अर्थ है। जो हमारी उम्मीदों से बहुत ज्यादा हो, अस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये भी इसी अद्भुतता को दिखाते हैं। जी, अस्टॉनिशिंग मतलब चकित करने वाला, अमेजिंग मतलब अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण। ये सभी असाधारण चीजों का वर्णन करते हैं। 24वां शब्द है एडमेंट, सिनोनिम स्टबर्न। ये तो जिद्दी या अड़ियल होने जैसा है। हाँ, एडमेंट का हिंदी अर्थ है हठी या अटल। अंग्रेजी में रिफ्यूजिंग टू चेंज वन्स माइंड, अनयील्डिंग, मतलब अपना विचार या निर्णय बदलने से साफ इनकार कर देना, अडिग रहना। जो व्यक्ति किसी बात पर अड़ जाए और मानने को तैयार ही न हो, उसे एडमेंट कहते हैं। जैसे कोई अपनी मांग पर अड़ा रहे। बिल्कुल। शी वॉज एडमेंट अबाउट हर डिसीजन, वो अपने फैसले पर अटल थी। स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, लेकिन एडमेंट में अक्सर ज्यादा दृढ़ता और बिल्कुल न झुकने का भाव होता है। तो स्टबर्न थोड़ी नकारात्मक जिद हो सकती है, पर एडमेंट अपनी बात पर मजबूती से टिके रहना भी हो सकता है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, डिटर्मिन्ड, ये भी इसी तरह के गुण दिखाते हैं। बिल्कुल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब जो समझौता ना करे, इनफ्लेक्सिबल मतलब कठोर, जो लचीला ना हो, डिटर्मिन्ड मतलब दृढ़ निश्चयी। ये सभी अपनी बात पर कायम रहने से जुड़े हैं। ऑथेंटिक, सिनोनिम जेन्युइन, ये असलियत या वास्तविकता की बात है। सही। ऑथेंटिक का हिंदी अर्थ है वास्तविक या असली। अंग्रेजी में रियल, ट्रू और ओरिजिनल, नॉट फेक, मतलब जो नकली या बनावटी ना हो बल्कि सच्चा और मौलिक हो। जैसे असली पेंटिंग या असली हस्ताक्षर। हाँ, एन ऑथेंटिक पेंटिंग, एन ऑथेंटिक सिग्नेचर, या ऑथेंटिक इटालियन फूड। जेन्युइन का भी यही मतलब होता है, असली, खरा। तो जो चीज वही हो जो होने का दावा करती है, रियल, लेजिटिमेट, ओरिजिनल, ये भी इसी वास्तविकता को दिखाते हैं। जी हाँ, रियल मतलब असली, लेजिटिमेट मतलब वैध, ओरिजिनल मतलब मौलिक। ये सभी नकल या झूठ के उलट हैं। ट्रेचरस, सिनोनिम डिसलॉयल, ये धोखेबाजी या विश्वासघात जैसा लगता है। हाँ, ट्रेचरस का हिंदी अर्थ है विश्वासघाती। अंग्रेजी में बिट्रेइंग ट्रस्ट, डेंजरस और डिसेप्टिव। अब देखिए, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो भरोसा तोड़ता है, यानी डिसलॉयल, अविश्वासी। हाँ, दूसरा ऐसी स्थिति या जगह के लिए जो खतरनाक और धोखे भरी हो, जहां खतरा छुपा हुआ लगे, जैसे ट्रेचरस माउंटेन रोड्स, खतरनाक पहाड़ी सड़कें, या ट्रेचरस करंट्स, पानी की खतरनाक धाराएं। ओह, तो ये सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं है, खतरनाक स्थितियों के लिए भी है। डिसेप्टिव, परफिडियस, फेथलेस, ये शब्द तो विश्वासघात वाले पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं। सही कहा। डिसेप्टिव मतलब धोखेबाज, परफिडियस मतलब विश्वासघाती या नमक हराम, फेथलेस मतलब कपटी या बेवफा। ये शब्द भरोसे को तोड़ने से ज्यादा जुड़े हैं। 27वां शब्द है फॉलो, सिनोनिम एम्यूलेट। फॉलो का मतलब तो पीछे चलना होता है। एम्यूलेट का क्या मतलब है यहाँ? यहाँ फॉलो का मतलब वो वाला पीछे चलना नहीं है, बल्कि किसी के उदाहरण पर चलना, उसका अनुसरण करना है। एम्यूलेट का हिंदी अर्थ है अनुकरण करना।
अंग्रेजी ने टू कॉपी और टेक एज एन एग्जाम्पल, स्पेशली समवन एडमायर्ड, मतलब किसी की नकल करना या उसे उदाहरण मानकर उसके जैसा बनने की कोशिश करना, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके काम की आप प्रशंसा करते हो। अच्छा, जैसे युवा खिलाड़ी अपने हीरो को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, यंग एथलीट्स ऑफन एम्यूलेट देयर हीरोज। तो ये किसी को आदर्श मानकर उसके जैसा बनने की कोशिश है। इमिटेट, कॉपी, मिमिक, ये भी नकल करना ही है, पर एम्यूलेट में शायद एक सकारात्मक भाव है। बिल्कुल सही। इमिटेट, कॉपी, मिमिक सिर्फ नकल उतारना हो सकता है, पर एम्यूलेट में अक्सर प्रशंसा और सीखने का भाव जुड़ा होता है। 28वां शब्द है टू सेवर, सिनोनिम रैमिफाई। सेवर का मतलब तो काटना होता है ना? हाँ, तो सेवर का हिंदी अर्थ है तोड़ना या काटना। अंग्रेजी में टू कट ऑफ और सेपरेट, मतलब किसी चीज को काटकर अलग कर देना या किसी संबंध को पूरी तरह खत्म कर देना, जैसे सेवर टाइज, संबंध तोड़ देना। हाँ, अब श्रोत में इसका सिनोनिम दिया है रैमिफाई। रैमिफाई का असल मतलब होता है शाखाओं में बंटना या फैलना, जैसे पेड़ की शाखाएं फैलती हैं या कोई योजना आगे कई हिस्सों में बंटती है। अरे ये तो सेवर के मतलब से बिल्कुल अलग है, लगभग उल्टा। जी हाँ, ये श्रोत में एक साफ गलती लगती है। सेवर का मतलब है काटना, अलग करना। रैमिफाई का मतलब है फैलना, शाखाएं बनाना। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। तो परीक्षा के लिए सेवर का मतलब काटना या अलग करना याद रखना है, रैमिफाई नहीं। इसके सही सिनोनिम्स तो फिर कट, डिटैच, स्प्लिट होंगे। निश्चित रूप से। सेवर मतलब काटना या संबंध विच्छेद करना। स्कैम, सिनोनिम स्विंडल, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, धोखाधड़ी या ठगी। हाँ बिल्कुल, स्कैम का हिंदी अर्थ है धोखाधड़ी या घोटाला। अंग्रेजी में अ डिसऑनेस्ट स्कीम टू चीट समवन, मतलब किसी को ठगने के लिए बनाई गई बेईमान योजना। ऑनलाइन स्कैम्स तो बहुत ही आम हो गए हैं। स्विंडल का मतलब भी ठगी या धोखा देना होता है, अक्सर पैसे ऐंठने के लिए। किसी को बेवकूफ बनाकर लूटना, फ्रॉड, कॉन, डिसेप्शन, ये सभी शब्द इसी बेईमानी और ठगी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, फ्रॉड मतलब धोखा, कॉन मतलब छल, डिसेप्शन मतलब फरेब। ये सभी धोखेबाजी के अलग अलग रूप हैं। 30वां शब्द है आपत्ति, सिनोनिम इंडिफरेंस। ये उदासीनता या जैसे किसी को कोई फर्क ही ना पड़े वैसा लगता है। सही है। एपैथी का हिंदी अर्थ है उदासीनता। अंग्रेजी में लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, मतलब रुचि, उत्साह या चिंता की कमी। जब किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में या दूसरों की भावनाओं के प्रति कोई दिलचस्पी या संवेदना महसूस नहीं होती, तो उसे एपैथी कहते हैं। जैसे चुनावों में देखते हैं, वोटर एपैथी। हाँ बिल्कुल, मतदाताओं की उदासीनता। इंडिफरेंस का मतलब भी उदासीनता या बेपरवाही होता है। किसी चीज से कोई लेना देना ना रखना, कोई भावना ना होना, अनकंसर्न, डिटैचमेंट, लिथार्जी, ये भी इसी भाव के आसपास है। हाँ, अनकंसर्न मतलब बेफिक्री या उदासीनता, डिटैचमेंट मतलब अलगाव या निरपेक्षता, लिथार्जी मतलब सुस्ती या उदासीनता। ये सभी रुचि, भावना या ऊर्जा की कमी दिखाते हैं। 31वां शब्द है डिलिजेंट, सिनोनिम केयरफुल। केयरफुल का मतलब तो सावधान होता है, डिलिजेंट का क्या मतलब है फिर? स्रोत में केयरफुल दिया है, पर डिलिजेंट का मुख्य मतलब केयरफुल से थोड़ा हटकर है। डिलिजेंट का हिंदी अर्थ होता है मेहनती या परिश्रमी। अंग्रेजी में शोइंग केयर एंड हार्ड वर्क इन टास्क्स, मतलब अपने काम में मेहनत और ध्यान लगाने वाला। जो व्यक्ति अपना काम लगन से, परिश्रम से और हाँ सावधानी से भी करता है, उसे डिलिजेंट कहते हैं। अच्छा, परीक्षा में सफलता के लिए डिलिजेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ केयरफुल यानी सावधान होना नहीं है, बल्कि मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होना है। फिर तो बिल्कुल। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस मतलब परिश्रमी, मेटिकुलस मतलब जो बहुत बारीकी से ध्यान देकर काम करे। ये शब्द डिलिजेंट के मेहनती और लगनशील वाले अर्थ को बेहतर दिखाते हैं। हैपलेस, सिनोनिम अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात लगती है। हाँ, हैपलेस का हिंदी अर्थ है भाग्यहीन या अभागा। अंग्रेजी में हैविंग बैड लक, अनलकी, मतलब जिसका भाग्य खराब हो, जो बदकिस्मत हो। ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जिसके साथ अक्सर बुरा होता है, भले ही उसकी खुद की गलती ना हो। जैसे को बेचारा। हाँ बिल्कुल, द हैपलेस विक्टिम्स ऑफ द फ्लड, बाढ़ के अभागे पीड़ित। अनफॉर्चुनेट का मतलब भी दुर्भाग्यशाली होता है। जिसका नसीब साथ न दे, अनलकी, डूम्ड, इल फेटेड, ये भी इसी दुर्भाग्य को दिखाते हैं।
जी। अनलकी मतलब अभागा, डूम्ड मतलब जिसका अंत बुरा होना तय लगे, इल फेटेड मतलब बदनसीब। ये सभी बुरे भाग्य या दुर्भाग्य से जुड़े शब्द हैं। और अब आज का 33वां और आखिरी शब्द, वल्नरेबल, सिनोनिम, एट रिस्क। ये असुरक्षा का भाव देता है। सही। वल्नरेबल का हिंदी अर्थ है असुरक्षित या भेद्य या नाजुक। अंग्रेजी में ओपन टू हार्म, डैमेज और अटैक, मतलब जिसे आसानी से शारीरिक या भावनात्मक या किसी और तरह का नुकसान पहुंचाया जा सके। जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग। हाँ, वो बीमारियों के प्रति वल्नरेबल होते हैं या कोई कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग के प्रति वल्नरेबल हो सकता है। एट रिस्क का मतलब भी है खतरे में होना, जिसे नुकसान पहुंचने का खतरा हो। तो जो कमजोर हो और जिसे आसानी से चोट या नुकसान पहुंच सकता हो। डिफेंसलेस, एक्सपोज्ड, अनसेफ, ये भी इसी कमजोरी और खतरे की स्थिति को दिखाते हैं। हाँ, डिफेंसलेस मतलब रक्षाहीन, एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ, असुरक्षित, अनसेफ मतलब असुरक्षित। ये सभी शब्द सुरक्षा की कमी या नुकसान के खतरे को दर्शाते हैं। तो ये थे आज के हमारे 33 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। हमने सिर्फ उनके मतलब ही नहीं जाने, बल्कि उनके बीच के जो छोटे छोटे फर्क है और कुछ आम गलतियां जो हो सकती हैं, जैसे वेंडेटा या सेवर के मामले में, उनको भी समझा। उम्मीद है ये चर्चा सुनने वालों के लिए, खासकर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद रही होगी। निश्चित रूप से शब्दों को सिर्फ रटने से अच्छा है उनके इस्तेमाल को, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना, यही उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरा तो ये सुझाव है कि इन शब्दों को अपने वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इससे ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी सलाह है। धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास में आप क्या सीखना चाहेंगे।